ब्रेन की ब्रेन की बेटा जो हमारा मिड ब्रेन होता है एक तरह से एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है फोर ब्रेन की और हिंड ब्रेन की। उसी के साथ में बेटा हमारा जो ब्रेन होता है वो इंटरनली कनेक्टेड होता है बेटा वेंट्रिकल्स के थ्रू भी। बेटा ये कनेक्टेड होता है वेंट्रिकल्स के थ्रू। वेंट्रिकल्स का मतलब होता है बेटा एक होलो सा स्ट्रक्चर होता है। होलो स्ट्रक्चर होता है जो हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं बेटा वो होते हैं टोटल 4, जिसके अंदर से बेटा हमारे 2 वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसके अंदर होते हैं तो एक होता है हमारा डायसेप्टोन के ये यानी कि बेटा हम ये कह सकते हैं कि हमारे कॉर्पोरेट के अंदर बेटा टोटल होते हैं 3 वेंट्रिकल्स। क्लियर? जो एक वेंट्रिकल्स होता है बेटा वो हमारे हिंड ब्रेन का ही पार्ट में काउंट होता है बेटा, तो इसीलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद तो हम बात करते हैं यहाँ पर अपने मिड ब्रेन के बारे में। बेटा हमारा जो मिड ब्रेन इसका जो मेन काम होता है ऑडियो और विजुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है ये मिड ब्रेन। यानी कि हमें जो आवाजें सुनाई देती हैं और जो हमें कुछ चीज दिखाई देती है ये इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के और इन्हीं सेंसेशन को बेटा हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है बेटा। कुछ जाती है बेटा हमारे मतलब कि ज्यादातर जो चीजें जाती है बेटा वो हमारे फोर ब्रेन के पास है, क्योंकि हमारा जो फोर ब्रेन होता है ये हमारे ब्रेन का एक मेजर कंट्रोल सेंटर होता है। उसके बाद में कुछ होता है बेटा जो हमारी जाती है इन ब्रेन नॉर्मली हमारी जो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्टिविटी को, जबकि हमारा जो फोर ब्रेन होता है ये हमारी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटी को। तो यहाँ पर जो ऑडियो विजुअल इफेक्ट होता है या फिर जो हमें सेंसेशन होती है ऑडियो विजुअल की, तो इसके अंदर जब इम्पेयरमेंट हो जाती है जैसे कि कुछ मेडिसिन है उसका इफेक्ट होता है, कुछ ड्रग्स की बात करता हूँ मैं और एल्कोहल की बात करता हूँ, तो वो हमारे इन चीजों के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से उस पर्सन को प्रॉब्लम फेस होती है या फिर उसको अजीब अजीब सी चीजें सुनाई देंगी या फिर वो इसी के ऊपर इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होता है वो हमारा इन्हीं के ऊपर होता है। जब कोई मेडिसिनल इफेक्ट होता है, किसी ड्रग्स का इफेक्ट होता है, एल्कोहल का इफेक्ट होता है, तो वो हमारे मिड ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इसी से हमें जो इन्हीं के थ्रू बेटा हमें जो चीजें सुनाई देती हैं और दिखाई देती हैं वो इसी के साथ होता है। क्योंकि जैसे ही यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के दूसरे पार्ट में जाती है तो उसी के रिगार्डिंग बेटा वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसीलिए हमारा मिड ब्रेन इफेक्ट होता है तो हमारे जो दूसरी एक्टिविटी होती है चाहे वो वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी उसके ऊपर इफेक्ट। ये था आपका मिड ब्रेन के बारे में। उसके बाद बात करते हैं आपके हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो बेटा उसके पार्ट्स आते हैं सेरिबेलम और मेडुला। हिंड ब्रेन के बेटा पार्ट होते हैं तो जिसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे
और मेडुला। बेटा जो सेरिबेलम होता है ना, जो हमारा हिंडब्रेन होता है बेटा, वो एक्चुअली इस हिस्से में होता है हमारा हिंडब्रेन। और हमारा हिंडब्रेन के साथ ही बेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड अटैच है, तो जो हमारी बैकबोन के अंदर जाता है। क्लियर? हिंडब्रेन, जो हमारा हिंडब्रेन होता है, जिसके पार्ट होते हैं सेरिबेलम और मेडुला। बेटा एक पार्ट और हमने बात की बेटा ब्रेन की, जो कि हम नॉर्मली इन दो को ही ज्यादा काउंट करते हैं। जो सेरिबेलम होता है, क्लियर, तो इसके ही अंदर तो जो सेरिबेलम होता है बेटा, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है बेटा, एक तो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को, प्लस बेटा बैलेंसिंग का काम करता है। बेटा एक तो ये हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, क्लियर, उसके साथ में हमारे बैलेंसिंग का भी काम करता है। बैलेंसिंग के साथ साथ बैलेंसिंग हमारी बॉडी की रखेगा, बैलेंसिंग रखेगा मतलब हमारी बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है साथ। कि हमारे शरीर को कितना झुकना है, कैसे उसको एक प्रॉपर पोजीशन में रखना है, तो बेटा इस तरह की एक्टिविटीज होती है वो हमारा सेरिबेलम कंट्रोल। वैसे तो बेटा जो सेरिबेलम के साथ जो बैलेंसिंग होती है और बॉडी पोस्चर होता है, बैलेंसिंग जो है हमारे ईयर्स भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ईयर्स के अंदर भी एक लिक्विड होता है, वो भी हेल्प करता है बेटा इन्हीं की तरह बैलेंस। क्लियर? तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं बेटा बैलेंसिंग या एक इक्विलिब्रियम भी सेटअप करता है बेटा। क्लियर? तो ये काम करवाते हैं कि आप जो वेट उठा के रखते हो या सामान को होल्ड करते हो बेटा, उसको एक प्रॉपर वे में, जैसे ही आप एक बॉडी के एक तरफ से अगर आपके दोनों हाथों में अगर अलग अलग वेट रख दिया जाए तो बेटा अब आपको अपना बॉडी पोस्चर फिर भी सीधा रखना, तो वो जो काम होता है वो सेरिबेलम करवा के रखता है। क्योंकि अगर इस हिसाब से अगर मैंने कहा कि हम अपने हाथ में अलग अलग वेट को रखते हैं, तो बेटा जिस तरफ ज्यादा वेट होगा या जिस हाथ में ज्यादा वेट होगा तो हमारा बॉडी पोस्चर उस तरफ झुक जाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होता, क्योंकि ये उसके अंदर बैलेंस बना, वो बैलेंस इसीलिए होता है ताकि हमारा बॉडी पोस्चर खराब बना। क्लियर? तो अगर इस हिसाब से अगर झुकने लग गए तो प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाए, अगर ये पार्ट नहीं होता या ये पार्ट कंट्रोल नहीं करता इनएक्टिविटी। क्लियर? उसके बाद आगे बात करते हैं, तो बात करते हैं बेटा आप नेक्स्ट पार्ट की। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है मेडुला, ये बेटा इसी से और नीचे की ओर होगा मेडुला पार्ट। क्लियर? मेडुला जो पार्ट होता है ये हमारा और भी नीचे हो गया। तो यहाँ पर जो मेडुला पार्ट है, जो मेडुला होता है ये क्या करता है, हमारी जो वॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं ये उनको कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटी, इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे कि बेटा हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटी, जो हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, क्लियर, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस एक्टिविटी, यानी कि बेटा जैसे कि अगर आपको बाई चांस चक्कर आ सकते हैं तो उस दौरान भी ये होता है अपने काम में। उसी के साथ साथ में
आपका जो बॉडी टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर को बेटा कंट्रोल करता है स्वेटिंग के लिए। स्वेटिंग, स्वेलोइंग, जो चीज आप निकलती हो बेटा ये उन्हीं चीजों को कंट्रोल करता है बेटा। क्लियर। और साथ में बेटा आप स्वेटिंग है तो बेटा वोमिट भी होगी, यानी ये इन चीजों को इन्वॉल्व करता है। तो जो मेडुला पार्ट होता है उसके पास हमारी बॉडी के कई कंट्रोल सेंटर होते हैं, तो इसीलिए ये पार्ट हमारी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व। क्लियर। तो इसीलिए हम इनको इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि हमारा इन चीजों के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, हम इनको अपनी अकॉर्डिंग सेटअप नहीं कर सकते, ये नेचुरली सेट होते हैं अपने आप। जैसे हमारी एक्टिविटी ज्यादा होती है उसी के रिगार्डिंग बेटा यहाँ पर इनके अंदर बदलाव आता रहता है। उसके बाद बात करते हैं बेटा इन्हीं के अंदर कुछ बातें की हमारा जो एक डॉग फिश होती है और एक डॉग शार्क होती है। इनका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पास बेटा जो स्मेल की सेंसेशन थी वो ज्यादा, जो स्मेलिंग पावर थी बेटा वो इनके अंदर ज्यादा थी, इसीलिए बेटा इनका नाम ये है। तो बेटा अब जैसे आप लोगों ने कोई किसी डिस्कवरी चैनल के ऊपर देखा होगा कि कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, कहीं ब्लड गिर जाता है, वाटर फूट, तो वहां पर जो कार्निवोरस फिश होती हैं बेटा वो बहुत फास्ट आती हैं कई जगह पर। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास olfactory सेल्स होती हैं वो हाईली डेवलप, जो मीलों दूर तक बेटा ब्लड की स्मेल को पहचान लेती है और वो तुरंत वहां पर, तो वो नाम जो है वो इसीलिए इनके डाले गए हैं। क्लियर। उसके बाद एक होती है बेटा अटैक्सिया। बेटा यहाँ पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी होती है बिटवीन द मसल्स। तो बेटा जिसकी वजह से उसको बोलने में, समझने में, किसी काम को करने में बेटा परेशानी होती है, क्योंकि उसके अंदर अटैक्सिया होता है, यानी कि बेटा उसकी जो मसल्स होती है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स की साथ में कोऑर्डिनेशन बना के नहीं चलती। फॉर एग्जांपल बेटा कुछ पर्सन होते हैं बहुत जल्दी बोल देते हैं, अगर उनको दोनों काम साथ साथ में करना पड़े तो बेटा वो परेशानी होती है। तो इसलिए हालांकि हम इसको अटैक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर पर्सन जल्दी जल्दी बोल रहा है और जल्दी जल्दी लिख रहा है उसकी कोऑर्डिनेशन ना हो, क्योंकि हाथों की स्पीड वेरी करती है एज कम्पेयर टू स्पीकिंग। तो इसीलिए तो ऐसी जगह पे जहां पर पर्सन कुछ सुनता कुछ है लेकिन उसके हाथ पैर प्रॉपर्ली उसी की अकॉर्डिंग काम नहीं करते, तो उस कंडीशन में होता है। उसके साथ होता है बेटा एक डिसलेक्सिया, जहां पर उसको राइटिंग में परेशानी आती है तो हम उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। अगर उसको राइटिंग में परेशानी आती है, उसको लिखने में परेशानी आती है, तो हम उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। क्लियर। तो ये टर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं बेटा
अगर उसको लिखने में परेशानी आती है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्लेक्सिया। क्लियर? उसके साथ ही बेटा एक यहाँ पर डिजीज की बात होती है, एक पार्किंसन डिजीज जो कि हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से बेटा एक कमी आती है कोऑर्डिनेशन में भी। पार्किंसन बेटा न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है बेटा एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट। यानी कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो एक केमिकल से रिलीज होते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए ये होते हैं। तो इसकी वजह से ये या तो कम सीक्रेट होता है या ज्यादा सीक्रेट होता है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली कैरी नहीं होती, उसमें परेशानी होती है, तो उस केस में हम बोलते हैं पार्किंसन। तो ये डिजीज होगी पार्किंसन। तो ये थोड़ी सी आपकी यहाँ टॉपिक से रिलेटेड थी, तो इसलिए मैंने डिस्कस। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर तो ये हो गए हमारे ब्रेन के बारे में। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारे जो हिंड ब्रेन होती है उसके साथ अटैच और मूव करके डाउन साइड में। तो हम इसको या हमारे बैकबोन के अंदर एक होल होता है। हमारी जो बैकबोन्स होती हैं उनके अंदर एक होल होता है जिसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड मूव करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो इस तरह से मूव करती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड तो पहले में स्पाइनल कॉर्ड होती है वो डाउनवर्ड होती है, वो प्रोटेक्टेड होती है बैकबोन के अंदर। बैकबोन के अंदर ये प्रोटेक्टेड होती है प्लस उसको करती है, उसी के रिगार्डिंग में रिस्पॉन्स जनरेट करती है। और आपको पता है नॉर्मली इमरजेंसी सिग्नल को डिटेक्ट करती है, उनके रिगार्डिंग में रिस्पॉन्स करती है। तो यहाँ पर ये इमरजेंसी के केसेस में इन्वॉल्व होती है, इमरजेंसी के केसेस में इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए जो इमरजेंसी सिग्नल होते हैं या रिस्पॉन्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड जनरेट करती है जो हमारी लाइफ है। उसके बाद अगर बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर की, स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है ये जो
तक हमें वो एक एच शेप में नजर आता है। ये इसकी नर्व्स होती हैं जो मूव करती हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। क्लियर? तो उसी के रिगार्डिंग में हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये मूव करती है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सिग्नल को ट्रांसफर करती है। उसके बाद इसी के अंदर ही यहाँ पर हमें जो स्ट्रक्चर नजर आता है एक एच शेप का स्ट्रक्चर नजर आता है और इसीलिए हम इसको इस तरह से देखते हैं। क्लियर? उसके साथ ही तो इसीलिए हम इसको रखते हैं एच शेप स्ट्रक्चर के अंदर। अब जो यहाँ इस तरह से यहाँ पर होती है नर्व्स, यहाँ पर होती है आपकी 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स। आपकी क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो होती हैं आपकी 12 स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से ही हम यहाँ पर वो एक्शन यहाँ पर इसी से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ये इस तरह के जो इमरजेंसी सिग्नल होते हैं उनको परफॉर्म करता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो दूसरे काम में काफी बिजी रहता है, तो इसीलिए वो इस तरह के सिग्नल को वो रिप्लाई नहीं करता, ना वो ऊपर ध्यान देता, तो इसीलिए इस काम के लिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है इमरजेंसी केसेस। उसके बाद जो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो आपकी साइड में और करती हैं, इसलिए यहाँ पर ये पेड़ होते हैं। तो जो ये स्पाइनल नर्व्स होती है हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर से अराइज होती हैं और मूव करते हैं हमारे लेफ्ट साइड में और राइट साइड के बॉडी पार्ट। तो इसीलिए जैसे हमें कोई परेशानी होती है हमारे जिस भी बॉडी पार्ट में, तो वहां से सिग्नल मिलती है और फिर हमें फील होता है तो हम उसके सॉल्यूशन की ओर फोकस करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो 31 पेयर होती है, हम इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे और क्रेनियल नर्व्स के बारे में भी हम अपना बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे नर्व्स होते थे, हमने बात की थी अपने ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो जिसके अंदर हमने नर्व्स आती हैं, नर्व्स आती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स होती है दो, एक हो गई क्रेनियल और एक हो गई स्पाइनल। क्लियर? उसके बाद जो क्रेनियल होती है आपके 31 पेयर। तो इस तरह से ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका
इस तरह से कंट्रोल करना है हमारे बॉडी मूवमेंट्स को। उसके बाद बात करते हैं हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएनएस बोलते हैं, इसको पीएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस। तो इस तरह से ये काम करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम। उसके साथ अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके हमने दो पार्ट बताए थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर? जो हमारे इसी के पार्ट्स थे। अब इसी के अंदर जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर एक बैलेंसिंग बना के चलते हैं। आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये आपस में बैलेंस बना के चलते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। वो कैसे? अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हमारी किसी एक चीज को, बॉडी मूवमेंट को, कंट्रोल को, एक को इंक्रीज करता है अबव द नॉर्म, तो बाद में ये उसको वापस लेके आता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरह से ये हमारे काम करते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेशन। तो ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं दोनों के दोनों। ये अगर हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज करता है तो ये हार्ट को वापस, तो इस तरह से ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी मूवमेंट्स को। तो इस तरह से ये कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स को, और ये हुआ हमारा नर्वस सिस्टम। उसी के बाद तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है यहाँ तक तो आप उसको पूछ सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो बेटा वो पूछ सकता है। बाकी फिर हम कल को करते हैं नेक्स्ट टाइम। कोई डाउट बेटा किसी का? तो फिर मैं अपनी क्लास को आज के लिए यहीं पर स्टॉप करता हूँ।